मित्रों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिक सैनिक मधुर संबंधों की आवश्यकता तथा दोनों संबंधों को मधुर बनाने के कुछ ठोस उपायों के बारे में। क्योंकि मित्रों, नागरिकों और सैनिकों का संबंध अगर मधुर नहीं रहा तो ऐसे राष्ट्र में बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। क्योंकि जहाँ पर जो है दोनों के बीच सहयोग से ही वर्तमान युद्धों को जीता जा सकता है। और आज के महंगे युद्धों में बिना नागरिकों के सहयोग के अगर कहिए कि कोई युद्ध हम विजय प्राप्त कर लें, कहीं सफलता प्राप्त कर लें, राष्ट्र का विकास कर लें, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, नागरिक सैनिक मधुर संबंधों की आवश्यकता क्यों जरूरी है। जनरल क्लेमेंसो ने कहा है कि युद्ध इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल सैनिकों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इस कथन से जनरल क्लेमेंसो के इस कथन में देखा जाए तो सुरक्षा में नागरिक तत्वों की महत्ता को शामिल किया गया है, जिसे कि हम भली भांति समझ सकते हैं कि नागरिक तत्वों का सुरक्षा के क्षेत्र में कम योगदान नहीं है। ठीक है, यानी केवल सैनिकों के भरोसे हम सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकते। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इसमें रक्षा एवं सुरक्षा के मामलों में भी नागरिक कर्तव्यों को जोड़कर रखा गया है। इसके बारे में महाराज के चोपड़ा ने कहा है कि यदि भारत अपने प्रशासन के प्रजातांत्रिक प्रभाव को बनाए रखना चाहता है तो सैनिक शक्ति का नियंत्रण, जो सर्वोच्च शक्ति का प्रतिरूप है, निर्णायक महत्व का है और भारतीय संविधान की धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की शक्तियां निहित हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। इसमें एक प्रकार से राष्ट्रपति के शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रपति संपूर्ण सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन सैनिक शक्ति का प्रयोग वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि संसद की स्वीकृति से ही कर सकता है, और किसी भी युद्ध की घोषणा का अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही होता है। बस वही चीज है, जैसे एक दूसरे से पूरा संसद और राष्ट्रपति एक दूसरे से ऐसे बांधा गया है कि कहीं भी तानाशाही का जन्म हमारे देश में नहीं हो सकता। अब यही देखिए, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति तो होता है, अब लेकिन वो अपनी सेना का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग संसद के स्वीकृति से ही कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो प्रधान सेनापति का प्रयोग करके संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों के हाथ बांधे गए हैं। भाई, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग नहीं कर सकता, संसद की स्वीकृति से करेगा, और संसद भी अपनी इच्छा से अंतिम प्रयास जो है उसमें भी अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा, तभी जो है सेना का प्रयोग किया जा सकता है। वाह वाह, भारतीय संविधान बहुत अच्छा। हमारे देश में रक्षा पर खर्च किया जाने वाला रक्षा बजट लोकसभा द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। रक्षा मंत्री के वित्तीय परामर्श अधिकारी तथा आकलन समिति रक्षा से जुड़े मामलों पर लोकसभा को वित्तीय नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करते हैं। सशस्त्र सेनाओं की देखभाल तथा संसाधन को प्रभावी बनाने वाले संगठन भी मंत्रालयों के नियंत्रण व प्रशासन के अधीन होते हैं। हथियारों के निर्माण के लिए भी सेनाओं के पास ना तो कोई अधिकार है और ना ही कोई साधन होते हैं। हथियारों के लिए सेना अध्यक्षों को केवल अपनी जरूरतें प्रस्तुत करने का दायित्व निभाना होता है। भारतीय सेनाएं बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के अंदर आने वाली विभिन्न आपदाओं से भी बचाव कार्य करती हैं। भारत एवं पाकिस्तान में यह अंतर है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के होने की घोषणा एक सैनिक अधिकारी करता है और इसी कारण वहां पर संकट हमेशा खतरनाक मोड़ लेता रहता है, जबकि भारत में इस प्रकार के महाविनाशकारी हथियारों की घोषणा असैनिक अधिकारियों, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो है, और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं सैनिकों की तरह जोशीले तो नहीं होते, इसलिए ये जब भी परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी करेंगे तो बहुत सोच समझ कर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करेंगे। ठीक है, क्लाउडब्रिड्ज ने भी कहा है कि सैनिक स्ट्रैटेजी निर्धारित करना जनरलों का कार्य है और राजनीतिक स्ट्रैटेजी को निर्धारित करना राजनीतिज्ञों का कार्य है, लेकिन जनरलों के कार्य में राजनेताओं को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सत्य है कि भाई दोनों का कार्य अलग अलग है। लड़ाई करने का तरीका राजनेता क्या जाने और राजनीति चलाना सैनिक क्या जाने। ठीक है, दोनों का कार्य अलग अलग है, इसलिए दोनों को भी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, जहां सुरक्षा की बात हो वहां सैनिकों पर ही सीधे छोड़ देना चाहिए कि सुरक्षित आपको करना है,
ज़रूरत की चीज़ें जो हो हम आप बताइए, हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन किस तरह सुरक्षित रखना है, किस तरह रक्षा करनी है, किस तरह लड़ना है, ये तरीका आप जानें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सैनिक नागरिक संबंधों में सुधार के कुछ ठोस उपाय। भारत के रक्षा संगठन में सैनिकों एवं नागरिकों के बीच संबंधों में कुछ सुधार करके भारतीय व्यवस्था को उत्तम बनाया जा सकता है। जैसे असैनिक सत्ता सर्वोच्च होनी चाहिए और सैनिक सत्ता को असैनिक सत्ता के अधिक अधीन होना चाहिए। असैनिक सत्ता को संसद, कैबिनेट एवं मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रमुख प्रशासनिक मामलों में सरकार को केवल प्रशासनिक अधिकारियों, विद्वानों एवं विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। सेना के तीनों अंगों के पारस्परिक सहयोग के लिए आवश्यक है कि सर्वोच्च स्तर पर इसकी कमांड एक हो। तीनों सेनाध्यक्षों के स्टाफ में सैन्य विशेषज्ञ, रक्षा मामलों के लेखकों एवं अन्य रक्षा क्षेत्र के विद्वानों का एक समूह हो जो रक्षा मंत्री को परामर्श दे। इसमें सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी एवं ऐसे अधिकारी भी होने चाहिए जिन्हें विभिन्न युद्धों का अनुभव प्राप्त हो। संभारकी या संभार तंत्र पर किया जाने वाला व्यय नागरिक प्रशासन द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। रक्षा सेनाओं के आंतरिक मामलों में एवं रक्षा संबंधी मामलों में नागरिक या प्रशासनिक अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सेना के उच्च पदों पर पदोन्नति एवं सैन्य अधिकारियों की भर्ती राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, बल्कि योग्यता, वरिष्ठता एवं उनके कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।